हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर पे। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैं आपको पढ़ा रही थी चैप्टर नंबर 3, इंडियाज़ इंटरनल चैलेंजेस। ये चैप्टर हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे एंड ये है इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2। वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। In 1954, NEFA was created. In 1972, it began to be called Arunachal Pradesh, region of the rising sun. On 20th of February 1987, it got the status of a constituent state. 1954 को NEFA क्रिएट किया गया था, जिसे 1972 में अरुणाचल प्रदेश का नाम मिल गया, जिसका मतलब है ऐसा रीजन जो राइजिंग सन का है। 20 फरवरी 1987 में अरुणाचल प्रदेश को एक स्टेट बना दिया गया। During the period from 1960 to 2000, Northeast India has progressed towards a more mature democracy. This area is on the path of progress through industrialization, spread of education, etc. जो पीरियड था 1960 से लेके 2000 का, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ है और एक मैच्योर डेमोक्रेसी आई है। मतलब पहले प्रॉपरली डेमोक्रेसी वहाँ सेटअप नहीं थी, लेकिन ये जो पीरियड हुआ जब से ये नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स थे इन्हें नाम दिया गया कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स का और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर्स आए, उसके बाद से एक मैच्योर डेमोक्रेसी आ गई। इन एरिया में धीरे धीरे प्रोग्रेस होने लगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा, एजुकेशन स्प्रेड होने लगा और जो भी चीज़ें प्रोग्रेस के लिए इम्पोर्टेंट है वो सारी चीज़ें इन एरियाज़ में होने लगी। नाउ कमिंग टू नक्सलिज्म, नक्सलाइट मूवमेंट। This movement started in Naxalbari in Darjeeling district in West Bengal. The Naxalites organized the small land-holding farmers and land laborers and took charge of their land, put up red flags and declared that area as free territory in 1967. जो नक्सलाइट मूवमेंट है, एक्चुअली हमारी कंट्री में नक्सलाइट हम उन लोगों को मानते हैं जो कंट्री में रहकर ही आतंकवादियों का काम करते हैं, काइंड ऑफ कि हर जगह हमारी कंट्री में जहाँ भी नक्सलाइट्स हैं ये उन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। ये जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उन्हें अटैक करते हैं जहाँ भी इन्हें मौका मिल जाए। ये लूटपाट से अपना जो लाइफ है वो चलाते हैं, कहीं बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं, इस तरीके की चीज़ें करते हैं। एंड इनकी जो फाइट है वो गवर्नमेंट से रहती है हमेशा। इनकी बहुत सारी डिमांड्स हैं जो पूरी नहीं हो पाई या पूरी नहीं की जाती, जिस कारण से ये नक्सलाइट बन जाते हैं एंड फिर ये दूसरे गलत वेज यूज़ करते हैं अपनी डिमांड्स पूरी करवाने के लिए। तो ये जो नक्सलाइट मूवमेंट था ये स्टार्ट हुआ था नक्सलबारी में, जो कि दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है वेस्ट बंगाल के। नक्सलाइट्स ने एक्चुअली किया क्या था, ये लोगों ने स्मॉल लैंड होल्डिंग फार्मर्स जो हैं, लैंड लेबरर्स जो हैं, इनकी जो लैंड है वो छीन ली, अपने अंडर कर ली और इन लैंड्स पे लाल झंडे लगा दिए और इन लैंड्स को फ्री डिक्लेयर कर दिया 1967 में। इसका मतलब कि ये अब इन नक्सलाइट्स के अंडर है, किसी भी गवर्नमेंट के अंडर नहीं है। All those movements that took inspiration from this rebellion are called Naxalite movement. और ये जो रिबेलियन किया गया था इस मूवमेंट से जो भी इंस्पिरेशन लेकर मूवमेंट करते हैं उन्हें कहा जाता है नक्सलाइट मूवमेंट्स। द मूवमेंट्स हैड द ऑब्जेक्टिव of establishing action committees to raise a voice against the exploitation of the farmers by the landlords and confiscate the land of the landlords and distribute among the tenants. ये जो मूवमेंट था इसका ये ऑब्जेक्टिव था नक्सलाइट मूवमेंट का कि एक एक्शन कमिटी इस्टेब्लिश करनी थी जो वॉइस अपनी रेस करती किनके अगेंस्ट, लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट जो कंटिन्यूसली फार्मर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे थे बुरे तरीके से। और ये जो लैंडलॉर्ड्स के लैंड है इन्हें कैप्चर करते या इन्हें कैप्चर किया गया एंड कैप्चर करके जो टेनेंट्स थे उन्हें दिया गया। लेटर द मूवमेंट स्ट्रेड अवे फ्रॉम इट्स ऑब्जेक्टिव। मूवमेंट का मेन मोटिव क्या था? मेन मोटिव ये था कि जो फार्मर्स है जो वहाँ पे काम कर रहे हैं
रेंट पे लेकर उस फार्म में काम कर रहे हैं, वो फार्म उन्हें दे देना, और लैंडलॉर्ड्स जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं फार्मर्स को, उनसे वो लैंड छीन लेना। लेकिन लेटर ऑन जो ये नक्सलाइट मूवमेंट जिस रीज़न से स्टार्ट हुआ था, वो रीज़न से ये कहीं भटक गया। इट टुक रिकोर्स टू टेररिज्म टू प्रिवेंट एनी गवर्नमेंट स्कीम्स एंड वेलफेयर पॉलिसीज फ्रॉम रीचिंग द कॉमन पीपल. The Naxalites started a parallel system by rejecting the democratic system. This made Naxalism a serious challenge to India's internal security. लेकिन लेटर ऑन, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, कि नक्सलाइट मूवमेंट जो था उसने टेररिज्म का फॉर्म ले लिया, आतंकवाद का फॉर्म ले लिया। ये लोगों के ऑब्जेक्टिव हो गए कि गवर्नमेंट जो भी स्कीम निकाल रही है, लोगों के वेलफेयर के लिए जो भी पॉलिसीज सामने लेकर आ रही है, वो लोगों तक नहीं पहुंचने देना। नक्सलाइट्स का ये मोटिव हो गया कि हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उससे स्मूथली काम करने नहीं देंगे और उसे कम्प्लीटली रिजेक्ट करेंगे। एंड इसीलिए ये लोग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को अटैक करते हैं हमेशा। और इस कारण से जिन एरियाज़ में नक्सलाइट्स रहते हैं, वो एरिया बहुत ज़्यादा ही डेंजरस हो गए हैं, वो लोगों के लिए डेंजरस हो गए हैं, एंड जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो गए हैं। तो इसीलिए धीरे धीरे नक्सलाइट हमारे कंट्री की एक सीरियस प्रॉब्लम हो गई, एक सीरियस चैलेंज का फॉर्म उसने ले लिया हमारी इंटरनल सिक्योरिटी पे। The movement was mainly located in West Bengal. Later, the movement spread to East Godavari in Andhra Pradesh, parts of Visakhapatnam, Karimnagar in Telangana, Adilabad, Bastar, Rajnandgaon, and Sukma in Chhattisgarh, Gadchiroli, Bhandara, and parts of Chandrapur in Maharashtra, Balaghat and Mandala in Madhya Pradesh, and कोरापुट इन उड़ीसा। तो स्टार्टिंग में जब ये मूवमेंट था, तो ये मूवमेंट सिर्फ वेस्ट बंगाल तक ही सीमित था। जैसे हमने ऊपर ही पढ़ा है दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट पे, ये वेस्ट बंगाल तक ही सीमित था। लेकिन लेटर ऑन ये स्प्रेड होते गया एंड अलग अलग पार्ट्स, जैसे अभी मैंने आपको पढ़ाया, आंध्र प्रदेश के पार्ट्स हो गए, विशाखापट्टनम के, तेलंगाना के, छत्तीसगढ़ के, उड़ीसा के, महाराष्ट्र के, ये सारे जो अलग अलग पार्ट्स थे, यहाँ भी नक्सलिज्म स्प्रेड हो गया। In order to maintain their influence, the Naxalites established an organization called People's Liberation Guerrilla Army. This conflict is still going on. और अपना इन्फ्लुएंस जो है वो दिखाने के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है उस तक ये बातें पहुंचाने के लिए कि हम एग्जिस्ट करते हैं, एंड इफ़ हमारी डिमांड्स पूरी नहीं हुई तो हम कुछ भी कर सकते हैं। नक्सलाइट्स ने एक ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश किया जिसका नाम था पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है गवर्नमेंट और नक्सलाइट्स के बीच, ये आज भी चल रही है। नाउ कमिंग टू कम्युनलिज्म. Communalism is a serious threat to the unity of our country. Communalism emerges out of narrow religious pride. The British sowed the seeds of communalism in our country. हमारी कंट्री पे कम्युनलिज्म एक सीरियस थ्रेट है, एक बहुत ही सीरियस खतरा है हमारी कंट्री की यूनिटी पे। एक्चुअली कहाँ से आता है कम्युनलिज्म? ये जो कॉन्सेप्ट है ये आता है रिलीजियस प्राइड से। मतलब लोगों को अपने रिलीजन पे जो प्राइड होता है कि मेरा रिलीजन सबसे पहले, मेरे रिलीजन का सब होना चाहिए, मेरा रिलीजन ही सुप्रीम है और सारे रिलीजन मैटर नहीं करते हैं, ये जो प्राइड होता है, ये जो छोटी सोच होती है, इससे कम्युनलिज्म आता है। और ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो सोच है रिलीजन वाली, ये एक्चुअली हम लोगों के माइंड में इतनी नहीं थी। ऑब्वियसली इंडिया में डिफरेंसेस तो पास्ट में भी थे, लोगों में कास्ट के नाम पे डिफरेंसेस, रिलीजन के नाम पे डिफरेंसेस तो थे, लेकिन लोगों के दिमाग में ये डालना कि वो दूसरे कास्ट का है तो आपको उसके कास्ट का कुछ फॉलो नहीं करना, या वो दूसरे कास्ट का है तो वो आपके कास्ट का क्यों सोचेगा, मतलब
हिंदू मुस्लिम्स बेसिकली हिंदू को मुस्लिम को साथ में जो भिड़ाने का काम किया था ये ब्रिटिशर्स ने किया था। ये बीज जो थे ये ब्रिटिशर्स ने बोए थे लोगों के दिमाग में। पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स हैव happily lived together since many centuries. There is nothing wrong in people of different religions living together in a country while being duly proud of their own religion. सालों से ऐसा था कि अलग अलग रिलीजन के लोग खुशी खुशी साथ में रह रहे थे और सेंचुरी से ऐसा होता आ रहा था। लोगों को इस चीज़ में कुछ भी गलत नहीं लगता था कि अलग अलग रिलीजन के लोग साथ में रह रहे हैं। और बहुत बार तो ऐसा भी होता था कि एक रिलीजन के लोग दूसरे रिलीजन के फेस्टिवल्स मनाते थे, उनके फंक्शंस का पार्ट होते थे और साथ ही साथ अपने रिलीजन को भी फॉलो करते थे। But when this pride becomes excessive, then it turns into bigotry. Each one of them begins to consider their religion superior and others inferior. This led to religious fanaticism. तो एक्चुअली ये प्राइड उस समय तक ठीक है जब तक आप दूसरे रिलीजन को एक्सेप्ट कर रहे हो, लेकिन जब ये प्राइड हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये बाइगॉट्री का फॉर्म ले लेती है। इसका मतलब है कट्टरता का फॉर्म ले लेती है। लोग अपने रिलीजन को लेके बहुत ज़्यादा ही कट्टर हो जाते हैं और दूसरे रिलीजन के थॉट्स को, बिलीव्स को, ओपिनियंस को एक्सेप्ट नहीं करते। इससे क्या होने लगता है, इससे ये होने लगता है कि आदमी खुद के रिलीजन को सबसे सुपीरियर मानने लगता है एंड दूसरे रिलीजन को इन्फीरियर मानने लग जाता है। एंड इसी कारण से अपने अपने रिलीजन को ही सब कुछ मानता है एंड जब दूसरे के रिलीजन की बात आती है तो उसे एक्सेप्ट नहीं करता। तो हमारी कंट्री की जो यूनिटी थी, एकता थी, वो धीरे धीरे ऐसे ख़त्म होने लगी। Fanaticism is the base of communalism. It makes one oblivious of national interest. People of different religion don't trust each other. They become suspicious of each other. Compatriots following different religion are looked at as enemies. और इसी कारण से कम्युनलिज्म आता है। जब कोई भी पर्सन अपने रिलीजन के लिए कट्टर हो जाता है, दूसरे रिलीजन को एक्सेप्ट नहीं करता, उनके बिलीव्स को एक्सेप्ट नहीं करता, तो वहाँ कम्युनलिज्म आता है। वहाँ पे कोई भी पर्सन एक अपने नेशन के इंटरेस्ट के लिए नहीं सोच सकता, कॉमन इंटरेस्ट के लिए नहीं सोच सकता। उसे सिर्फ अपना रिलीजन दिखता है एंड उसके रिलीजन के लिए उसे क्या करना है, सिर्फ खुद के इंटरेस्ट, अपने रिलीजन के इंटरेस्ट के लिए ही वो काम करने लगता है। और इससे क्या होता है कि वो पर्सन दूसरे रिलीजन के जो थॉट्स हैं उन्हें नहीं एक्सेप्ट करेगा, इस कारण से उन पे ट्रस्ट भी नहीं करेगा। इफ़ दूसरे रिलीजन का कोई भी पर्सन कोई भी ओपिनियन रखता है तो वो उसे नहीं मानेगा, उसकी बातों पे ट्रस्ट नहीं करेगा, उसे लेके बहुत ज़्यादा सस्पिशियस हो जाएगा। और इस कारण से क्या होता है कि लोग एनिमीज़ बनते जाते हैं, दूसरे रिलीजन के लोगों को अपना दुश्मन मानने लग जाते हैं। इवन कॉमनसेलिटी और कमिंग टुगेदर ऑन फेस्टिवल्स बिकम्स रेयर। और होता क्या है, ऐसे लोग जो हर रिलीजन को एक्सेप्ट करते हैं वो इन कट्टर लोगों के लिए दुश्मन बन जाते हैं। और पहले जैसा होता था कि सब साथ में जो फेस्टिवल्स थे अलग अलग उसे मनाया करते थे, ये चीज़ें भी रेयर हो जाती है। एक रिलीजन के लोग दूसरे रिलीजन का फेस्टिवल नहीं बनाना चाहते, उनके हॉली प्लेसेस नहीं जाना चाहते। एज अ रिजल्ट इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर एवरीबडी टू कम टुगेदर एंड गेट ऑर्गेनाइज फॉर देयर डिमांड्स एंड राइट्स एज सिटीजन। Fanaticism makes the perspective of looking at events and people prejudiced. Some people begin to think of economic and social questions also in the framework of their own religion. Some people of all religions think that since they belong to a particular religion, they have no influence in politics. अब आप देखो कम्युनलिज्म आने से कितनी सारी प्रॉब्लम्स और आ जाती है। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आती है, लोग पहले जब साथ में फेस्टिवल्स मनाया करते थे, अलग अलग फंक्शंस, इवेंट्स साथ में कंडक्ट किया करते थे, तो लोगों में यूनिटी थी। लोग अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूसरों से डिस्कस करते थे एंड सब साथ में अपनी राइट्स के लिए, डिमांड्स के लिए खड़े होते थे। लेकिन जब से रिलीजन के कारण
लोगों में डिफरेंसेस आने लगे, तब से लोगों की सोच ये हो गई कि हमारे जो डिमांड्स हैं, राइट्स हैं, वो भी हमारे रिलीजन से ही रिलेटेड है, और हम किसी दूसरे रिलीजन के पर्सन के साथ मिलकर अपने डिमांड्स के लिए, राइट्स के लिए नहीं खड़े हो सकते हैं। नेक्स्ट क्या हुआ कि लोगों का ऐसा पर्सपेक्टिव हो गया कि लोगों को ये लगने लगा कि कोई भी गवर्नमेंट है और उसकी कोई भी पार्टी है, तो वो पार्टी जिस रिलीजन से बिलोंग करती है वो सिर्फ उस रिलीजन के लिए ही काम करेगी। ये लोगों की पर्सपेक्टिव हो गई कि हमारे लिए तो वो कुछ करेगी ही नहीं, और लोग इकोनॉमिक क्वेश्चन, सोशल क्वेश्चन सब अपने रिलीजन से रिलेटेड सोचने लगे। और साथ ही साथ लोगों की ये भी सोच हो गई कि हमारी कंट्री की जो पॉलिटिक्स है वो सिर्फ कुछ रिलीजन्स के लिए है या किसी एक स्पेसिफिक रिलीजन के लिए है, तो हम उसका पार्ट नहीं बन सकते हैं। They begin to believe that they are being treated unjustly. They hold the idea that government is partial against their religion. In such a condition, they become too sensitive about their religion and their co-religionist. If anybody speaks about the people of their religion or insult the religious symbol knowingly or unknowingly, riots break out because of this kind of thinking. एंड इसके कारण लोगों की सोच ये हो गई कि हमारे रिलीजन के साथ गलत व्यवहार होता है, हमारे साथ अनजस्ट होता है। क्यों? क्योंकि जो पार्टी है वो दूसरे रिलीजन की है, बट दे आर नॉट एबल टू थिंक दैट पार्टी तो कभी किसी रिलीजन की होती ही नहीं है। एक पॉलिटिकल पार्टी इसीलिए एक्सेप्ट की जाती है क्योंकि उसमें हर रिलीजन के लोग मिलकर वो पार्टी को फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट लोगों का कि ये थिंकिंग हो गई कि अब गवर्नमेंट जो भी करती है वो हमारे रिलीजन के लिए नहीं करती है और हमारे साथ पार्शियल है। ऐसे कंडीशन में क्या होने लगा कि लोग अपने रिलीजन के लिए सेंसिटिव होने लगे। कौन से लोग? जो माइनॉरिटी हैं, जो जिनका नंबर कम है हमारी कंट्री पे, और इफ़ कोई भी उनके रिलीजन के बारे में कुछ भी कह देता है, चाहे जानबूझकर या अनजाने में, तो हमारी कंट्री में राइट्स होने लग जाते हैं, दंगे फसाद होने लग जाते हैं सिर्फ इस सोच के कारण। हंड्रेड्स ऑफ इनोसेंट पीपल आर किल्ड, पब्लिक प्रॉपर्टी वर्थ करोर्स ऑफ रुपीज इज डैमेज, पब्लिक पीस इज डिस्ट्रॉयड। और ये राइट्स के कारण क्या होता है कि हज़ारों लोग मरते हैं जिनकी कोई गलती भी नहीं होती, हमारी जो प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी, वो डिस्ट्रॉय होती है, और साथ ही साथ बहुत लॉस होता है। स्पेशली जो पीस है एक कंट्री में, जो शांति बनी हुई है, उस शांति का लॉस हो, वो शांति नहीं बनी रहती। Due to bitter memories of the riots, people are estranged from each other and mutual trust receives a setback. और इन राइट्स के कारण ही लोगों के बीच में मनमुटाव आ जाते हैं और कोई एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करता। Trust between people is the basis of coexistence. If trust breaks, society unity receives a blow. How can national unity be achieved without social unity? Hence, it is necessary that we all counter this religious communalism with all our strength. और किसी भी सोसाइटी में कोएग्जिस्ट, साथ में रहने के लिए ट्रस्ट होना सबसे ज़रूरी होता है। यदि लोगों के बीच में ट्रस्ट ही ख़त्म हो जाए तो सोशल यूनिटी कभी भी नहीं हो सकती। किसी भी नेशन की यूनिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है कि लोग सोशली यूनाइटेड हों, और इसीलिए ये ज़रूरी है कि ये जो रिलीजियस कम्युनलिज्म है हम इसे फेस करें, एंड हम ये दिखाएं कि हमारी कंट्री में रिलीजन इम्पॉर्टेंट नहीं है, हमारी कंट्री में ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि कोई भी पर्सन किस रिलीजन से बिलोंग करता है। हमारी कंट्री में ये इम्पॉर्टेंट है कि हमारे क्या सोशल इश्यूज़ हैं, हम उसे कैसे फेस करेंगे। हम सबको साथ रहना चाहिए, यूनिटी में रहना चाहिए, एंड अपनी जो भी डिमांड्स हैं वो मिलकर गवर्नमेंट के सामने रखनी चाहिए। फॉर दिस वी शुड मिक्स विद पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, वी शुड एक्सेप्ट द गुड प्रैक्टिसेस एंड आइडियाज़ ऑफ ईच अदर, we should be able to look at and understand our economic and social problems rationally. और इसी कारण से हमें हर रिलीजन के लोगों के साथ मिक्स होना चाहिए, हमें उनकी जो अच्छी प्रैक्टिस है, उनके जो अच्छे आइडियाज़ हैं उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, और हमें ये समझना चाहिए कि इकोनॉमिक और सोशल प्रॉब्लम्स जो हैं वो सबके लिए इक्वली हैं।
हमारी कंट्री में जितने जितने भी गरीब लोग हैं, तो गरीब लोगों में रिलीजन नहीं होता है, वो गरीब हैं, उसमें कोई भी हो सकता है, किसी भी रिलीजन का पर्सन हो सकता है, किसी भी कास्ट का पर्सन हो सकता है। तो ये जो सोशल प्रॉब्लम्स है, इलिटरेसी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, पॉवर्टी हो गया, ये सारी सबके लिए सेम है। ये हमें समझने की ज़रूरत है। फॉर दिस वी शुड मिक्स विथ पीपल, ओके, we should not mix these questions with religion. We should search for the economic, political, and historical reasons that are responsible for disturbing religious harmony. This is the only way to put an end to communalism and strengthen national unity. हमें ये जो भी क्वेश्चंस हैं, इकोनॉमिक क्वेश्चन, सोशल क्वेश्चंस, मतलब जो चैलेंजेस हैं, उन्हें रिलीजन के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। हमें फाइंड आउट करने चाहिए कि क्या इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल रीजंस हैं जिसके कारण से हमारी जो रिलीजियस हार्मनी है, सारे रिलीजन साथ में रहते हैं हार्मनी से, ये चीज़ डिस्टर्ब हो रही है। और यही एक वे है जिसके थ्रू हम रिलीजियस कम्युनलिज्म को हमारी कंट्री से ख़त्म कर सकते हैं एंड हमारी कंट्री को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं यूनिटी लाकर। नाउ कमिंग टू regionalism. Regionalism means having excessive pride about one's region. It is one thing to introduce oneself as a Bengali or a Marathi person. But if I think that because I am a Bengali or a Marathi, I am superior to others from other provinces, it can be termed as excessive regional pride. तो रीजनलिज्म का मतलब क्या होता है? अपने रीजन, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, जिस भी एरिया से बिलोंग करते हो, उस एरिया के नाम पे आप में प्राइड होना। आप जैसे खुद को इंट्रोड्यूस करते हो कि मैं मराठी हूँ, मैं बंगाली हूँ, ठीक है, खुद को इंट्रोड्यूस करना अपने स्टेट के नाम पे गलत बात नहीं होती, लेकिन आप ये सोचकर खुद को इंट्रोड्यूस करते हो स्टेट के नाम पे कि जो दूसरे प्रोविंसेस हैं, जो दूसरे एरियाज़ हैं, वो आपसे इन्फीरियर हैं, इसका मतलब आपके अंदर अपने अपने एरिया के लिए, अपने रीजन के लिए प्राइड है, और इसे ही कहा जाता है रीजनलिज्म। The love for one's province turns morbid due to this kind of excessive regional pride. It is natural to feel love for one's province, but it should not become abnormal. खुद के प्रोविंस से प्यार करना नॉर्मल है, लेकिन ये मॉर्बिड हो जाता है। सिंपल वर्ड्स पे कह सकते हो कि जहर का फॉर्म ले लेता है, कि आपको सिर्फ अपना ही प्रोविंस दिख रहा है, अपनी ही जगह दिख रही है। तो ये चीज़ गलत है। खुद की जगह से प्यार करना सही है, लेकिन वो एबनॉर्मल नहीं होना चाहिए। Regionalism thrives on regional imbalance in development. In the post-independence period, some states achieved more progress while some states remained backward. For example, states like Maharashtra, Gujarat, Punjab, Tamil Nadu developed economically and industrially, whereas states like Odisha, Bihar, Assam remained undeveloped economically and industrially. रीजनलिज्म का कॉन्सेप्ट एक्चुअली आया कहाँ से? ये कॉन्सेप्ट आया डेवलपमेंट से। पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब इंडिपेंडेंस मिलने के बाद का जो समय था, उस समय क्या हुआ कि कुछ स्टेट्स बहुत ज़्यादा ही डेवलप हो गए और कुछ बिल्कुल भी डेवलप नहीं हो पाए। जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु, ये सारे स्टेट्स इकोनॉमिकली भी, इंडस्ट्रियली भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए, लेकिन उड़ीसा, बिहार, असम, झारखंड जैसे जो स्टेट्स हैं, ये पीछे रह गए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म्स आर द फाउंडेशन ऑफ प्रोग्रेस। और किसी भी जगह का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना, उस जगह में चेंजेस लाना, मतलब आप एक सिटी गए, वो सिटी में आपको दिख रहा है फ्लाईओवर्स हैं, बहुत साफ सफाई है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, और लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है बहुत अच्छा है। लेकिन आप एक दूसरी जगह में, सिटी बी में जाते हैं एंड आपको दिख रहा है कि भले ही वो सिटी है बहुत गंदी है, अच्छे से डेवलप नहीं है, लोग छोटे छोटे घरों में, गलियों में रहते हैं, एंड ट्रांसपोर्ट के नाम पे कुछ भी नहीं है वहाँ पे।
तो आप ये दो जगह को देखकर कितना आप अलग जज करोगे, सिटी ए को आप कितना अलग जज करोगे, बी को कितना अलग जज करोगे। आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि सिटी ए जो है कितनी ज़्यादा डेवलप है और बी बिल्कुल भी डेवलप नहीं है। तो किसी भी जगह की इकोनॉमिक डेवलपमेंट और जो रिफॉर्म्स चेंजेस किए गए हैं वो आपको बता देंगे कि कितना प्रोग्रेस है उस सिटी में। एज अ रिजल्ट द स्टेट्स दैट developed economically are have achieved progress in other areas like education, health and culture. जो जो स्टेट्स इकोनॉमिकली डेवलप हो गए हैं वो सारे एरियाज में प्रोग्रेस कर रहे हैं, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, कल्चर हो। आज आप किसी छोटी जगह के हॉस्पिटल में जाओगे तो कैसी वहाँ की कंडीशन होगी, कैसा ट्रीटमेंट होगा। वही आप अच्छी जगह जाओ, दिल्ली जाओ, बॉम्बे जाओ, कितने कितने अच्छे अच्छे हॉस्पिटल से कितना अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा आपको वहाँ पे। तो यही होता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ हर फील्ड में प्रोग्रेस होता है। The states which have not developed in this manner remain backward in education and civic amenities. The opportunities of development available to people in developed state are not possible for people in backward state. They are harassed by problems of education, backwardness, unemployment, poverty, etc. They begin to think that they are being cheated, they are being kept away from benefits of development. ऐसे स्टेट्स जो सही से डेवलप नहीं हो रहे हैं वो हर चीज़ में बैकवर्ड रह जाते हैं, चाहे एजुकेशन हो या फिर नॉर्मल एमिनिटीज़ जो उन्हें मिलनी चाहिए। जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो ऑब्वियसली जो डेवलप स्टेट्स हैं उनके लोगों को ही मिल पाती है और जो बैकवर्ड स्टेट के लोग हैं वो बैकवर्ड ही रह जाते हैं। इस कारण से ना प्रॉपर एजुकेशन मिल पाती है, ना एम्प्लॉयमेंट मिल पाती है और बहुत गरीबी रह जाती है उन स्टेट्स पे। और वहाँ के लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे साथ चीटिंग हुई है, एक स्टेट इतना डेवलप हो गया, इतना आगे बढ़ गया और हमें तो डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा है, हमें जो जो भी डेवलपमेंट के बेनिफिट्स मिलते हैं वो मिल ही नहीं पा रहे हैं। बिकॉज ऑफ दिस द अंडरस्टैंडिंग बिटवीन स्टेट इज़ ब्रोकन. This in turn has a negative impact on national unity. The economic imbalance that has endangered this understanding needs to be set right. A government makes effort in that direction. और economic imbalance आ जाता है, एक स्टेट के लोग अमीर पे अमीर होते जा रहे हैं एंड एक स्टेट के लोग गरीब पे गरीब होते जा रहे हैं। साथ ही साथ हमारी कंट्री की जो यूनिटी है वो डिस्टर्ब होती है। तो हमारी गवर्नमेंट को एफर्ट्स लेने चाहिए कि जो स्टेट्स बैकवर्ड हैं उन्हें आगे बढ़ाए। रीजनलिज्म कैन अफेक्ट डेवलप्ड एज वेल एज अंडर undeveloped countries. The people of developed states began to believe that they are superior due to their superior history and culture, hence they have developed that much. Then they began to look down upon the people of underdeveloped regions. They are not willing to share the benefits of development with the backward states. अब क्या होता है, ये रीजनलिज्म चाहे आप डेवलप्ड स्टेट से हो, अंडर डेवलप्ड स्टेट से हो, दोनों जगह इफेक्ट करता है। जो लोग डेवलप्ड स्टेट्स में रहते हैं उनकी ये सोच होती है कि हम सबसे सुपीरियर हैं, हमसे बड़ा कोई भी नहीं है, हमारी जो हिस्ट्री है, कल्चर है वो सुपीरियर है, इसीलिए हम इतने ज़्यादा डेवलप हैं। और वो लोग दूसरे स्टेट्स के लोगों को इन्फीरियर की तरह देखने लग जाते हैं एंड वैसा ही ट्रीटमेंट देने लगते हैं। साथ ही साथ उनके स्टेट्स में जो भी बेनिफिट मिल रहे हैं वो अंडर डेवलप्ड स्टेट्स के लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं। ऑन द अदर हैंड द पीपल फ्रॉम बैकवर्ड एरियाज नीड टू erodes their regional identity to organize themselves. For this, they try to unnecessarily glorify local tradition and culture to prove their uniqueness. This led to regionalism. It endangers national unity. दूसरी तरफ क्या होता है कि बैकवर्ड एरिया के जो लोग हैं वो सोचते हैं कि हम तो बैकवर्ड रह गए और इसीलिए वो खुद को ग्लोरीफाई करने के लिए अपने लोकल ट्रेडिशन, अपना कल्चर, ये सारी चीज़ों को ग्लोरीफाई करते हैं, ये सारी चीज़ों को दिखाते हैं। लेकिन इसके कारण रीजनलिज्म आता है, एक डिफरेंस तो क्रिएट हो ही जाता है जिससे हमारी जो देश की एकता है, यूनिटी है, उसे डैमेज होता है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है। इफ़ आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें श्योर कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।